नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान के भाग 4 में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं द्रव के सामान्य गुणों के बारे में, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा बिना कोई स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्रव के सामान्य गुण। द्रव के सामान्य गुणों के बारे में हम अब जानेंगे। तो प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव कहा जाता है, द्रव या पदार्थ कहते हैं। तो यह द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती हैं, जो कि क्या होती है? भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती हैं। प्रमुख अवस्था हैं ठोस, द्रव्य या गैस, ठीक है। यह 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव व गैस। तो देखिए, ठोस यह है प्रतस्था, द्रव जो क्या है? द्रव यह है प्लावन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशिकत्व और बड़ रोली, ठीक है। इसके बाद है गैसीय, यह है क्या है? वायुमंडलीय दाब। तो इनके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? प्रस्तस्था के बारे में। तो प्रस्तस्था जो है यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी प्रकार के जो परिवर्तन है उसका विरोध करती है। जैसे कि वह बल हटा लिया जाता है और वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, ठीक है, पूर्व अवस्था में आ जाती है। यह गुण को प्रत्यास्था गुण कहा जाता है। इसके लिए क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुण कहा जाता है। जैसे कोई स्प्रिंग होती है, उस पर अपन बल लगाते हैं और बल ऊपर से हटा लेते हैं तो स्प्रिंग अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार लगाए जाने वाला जो बाह्य बल होता है वह कैसा? विप्रूप बल क्या कहलाता है? विप्रूपक बल कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? प्लावन है। कौन सा है? प्लावन। तो द्रव का जो उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष बल है, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है तो उसके जो भार में कमी आती है, उसके भार में कमी आ जाती है। तो भार में आभासी कमी द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण से होती है और इस बल को हम क्या? उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्ष या उत्प्लावन बल कहते हैं। तो जल के जो उत्प्रेक्ष या का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था और एक सिद्धांत दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का उत्प्लावन सिद्धांत कहते हैं। आइए इन सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। सिद्धांत क्या कहता है आर्किमिडीज का? कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है। तो भार में यह जो आभासी कमी है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। और जब किसी वस्तु के द्रव में डुबोते हैं तो उस पर जो 2 बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है वस्तु का भार जो कि नीचे की ओर लगता है और दूसरा होता है वस्तु द्रव का उत्प्लावन बल जो कि कहाँ पर? ऊपर की ओर लगता है। यदि वस्तु का भार W तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार है वह W1 है तो द्रव का जो कार्यरत बल है वह कैसा? 3 स्थितियों में हो सकते हैं। उसमें कैसी? 3 स्थितियों में हो सकते हैं। आइए इन स्थितियों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहली स्थिति है W ग्रेटर देन W1, ठीक है, अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक हो तो वस्तु का जो द्रव है वह कैसा होगा? वह डूब जाएगी। वस्तु का वह क्या हो जाएगा? डूब जाएगी। यानी कि जो वस्तु W1 है इसका जो भार है वह पानी, जितना वो पानी हटा रही है, यदि वह वस्तु के भार से कम होगा तो यह वस्तु कैसे? डूब जाएगी। इसके बाद अगला उदाहरण है कि W बराबर
यानी W बराबर W1 यानी दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, अर्थात वह वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से बराबर है तो वस्तु का द्रव के अंदर डूबी हुई अवस्था में तैरती रहेगी, यानी वह ना तो डूबेगी और ना ही ऊपर रहेगी। पनडुब्बी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। पनडुब्बी जो होती है वह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात पनडुब्बी का जो भार है वह उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसलिए वह ना तो डूब ही रहती है और ना ही ऊपर रहती है। और तीसरा है यहाँ पर W <W1 अर्थात वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होता है तो वस्तु पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर तैरती है। यानी कि देखिए कोई जहाज़ है तो वह जहाज़ अपना जो जहाज़ का वज़न है उतने से, ठीक है, जहाज़ का जो वज़न है वह क्या करेगी, जो पानी हटाएगी वह पानी कैसा रहेगा, यदि कम रहेगा तो वह तैरती रहेगी। ठीक है, यानी इसका जो उपयोग भी है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनुप्रयोग है यहाँ पर कि लोहे का जहाज पानी के ऊपर तैरता है परंतु लोहे की जो कील होती है वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि जहाज के द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है उसका भार जहाज के भार से अधिक होता है। इस कारण से जहाज पानी पर तैरता है जबकि कील अपने भार से कम भार का द्रव हटा पाती है, इसलिए कील पानी में डूब जाती है। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर कि जलयान जल नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्री का जल है उसका घनत्व नदी के जल के घनत्व से अपेक्षा अधिक होता है, जिसके कारण से जहाज़ द्वारा अपने भार में अधिक भार जल हटा सकती है। इसलिए समुद्र में जो जलयान है वह कम गहराई तक डूबा जाता है या डूबा रहता है। तीसरा यहाँ पर उदाहरण है कि समुद्र में जब घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र के जल में घनत्व अधिक होने के कारण से हम समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। तीसरा क्या है अपना पृष्ठ तनाव। तो आखिर पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव भी दोस्तों यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव दो प्रकार के पृष्ठ यहाँ पे क्या क्या है, संजक बल, ठीक है, संजक बल और असंजक बल। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, संजक बल के बारे में जानेंगे। तो प्रत्येक पदार्थ अनुप्रयोगों से मिलकर बना होता है जिनके मध्य आकर्षण बल कार्य करते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसके लिए हम ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। जिस द्रवों के अणुओं के बीच ससंजक बल कम होता है वे बर्तन की दीवार को गीला करते हैं, और जिन अणुओं के मध्य ससंजक बल है वह कैसा अधिक होता है वह बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पारे में ससंजक बल का मान पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसलिए पारा बर्तन की दीवार को गीला नहीं करता है। ठीक है, पारा किसकी, बर्तन की जो दीवार होती है वह गीला नहीं करता है। अब असंजक बल किसे कहते हैं, असंजक बल किसे कहते हैं, तो दो भिन्न पदार्थों के अणु के मध्य कार्य करने वाले जो आकर्षण बल होता है उसके लिए असंजक बल कहते हैं। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य कार्य करने वाले जो बल होता है उसके लिए हम असंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए इस बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगो पाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर है कि ब्लैक बोर्ड से चाक से लिखने पर अक्षर हमें उभरे हुए दिखाई देते हैं, यह असंजक बल के कारण से होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है और उसे कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है, और इसी द्रव का
पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी के लिए द्रव का क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन बटे मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन बटे मीटर होता है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम जान लेते हैं। द्रव में विलयन पदार्थ, द्रव में विलेय पदार्थ, यदि विलेय द्रव में अत्यधिक घुलनशील है तो द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वह कैसा होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि पानी में शक्कर या नमक घोलने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। पानी में शक्कर या नमक घोलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वह होता है क्या, बढ़ जाता है। परंतु यदि विलेय द्रव के कम घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव भी कैसा होगा, पृष्ठ तनाव भी उसका घट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए पानी में साबुन और डिटर्जेंट डालने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है वह कैसा, कम हो जाता है। दूसरा उदाहरण है कि यदि द्रव के पृष्ठ पर धूल, तेल या ग्रीस उपस्थित हो तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ताप है, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव भी कम हो जाए। द्रव का यदि क्या बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब पृष्ठ तनाव के उदाहरण हम जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला उदाहरण है कि कपड़ों को साफ करने में डिटर्जेंट या साबुन सहायक होता है, क्योंकि साबुन या डिटर्जेंट द्रव के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण से कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण है कि गर्म भोजन या सूप खाने में स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म भोजन का जो पृष्ठ तनाव है वह कम होने के कारण से वह हमारी जीभ पर अच्छी तरह फैल जाता है, जिसके कारण से हमें पूरा स्वाद मिल पाता है। तीसरा उदाहरण है कि मच्छरों को मारने के लिए जो द्रव होता है उस पर हम किसका, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, क्योंकि तेल पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे मच्छर पानी में डूब जाते हैं और मच्छर मर जाते हैं। चौथा उदाहरण है कि वर्षा की बूंद का जो गोलाकार होता है होना वह किसका, पृष्ठ तनाव का ही एक उदाहरण होता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण से ही पानी में तैरती रहती है। पतली सुई होती है यह पृष्ठ तनाव के कारण से ही पानी में तैरती रहती है। जल की सतह तेल फैल जाता है। जल की सतह पर यदि तेल जो है वह फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वह पानी की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके जो बाल हैं वह कहाँ चिपक जाते हैं, वह किसके कारण से, पृष्ठ तनाव के कारण से ही चिपक जाते हैं। देखिए अब हम किसके लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं केशिकत्व क्रिया के बारे में। केशिकत्व उदाहरण, ठीक है, केशिकत्व किसे कहते हैं, तो केशिकत्व केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की जो घटना होती है उसे हम केशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। जैसे कि स्याही सोखता, स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है, ठीक है, स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है कौन, ब्लॉटिंग पेपर, क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छेद केश नली की तरह कार्य करते हैं, इसलिए वह आसानी से जल्दी सोख लेता है। दूसरा उदाहरण है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। लालटेन या लैंप की बत्ती जो होती है उसमें केशिकत्व के कारण से ही तेल कहाँ पर, ऊपर की ओर चढ़ता है। तीसरा उदाहरण है कि पेड़ पौधों की शाखाएं, तने एवं पत्तियों में जल केशिकत्व के कारण से ही ऊपर चढ़ता है। चौथा उदाहरण है स्याही पेन निब बीच में घिरी हुई होती है। पांचवा उदाहरण अपना है कि वर्षा के बाद किसान खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, यह केश नलियाँ टूट जाएं और ऊपर से पानी ना आ सके। और अपना चौथा गुण क्या है, चौथा गुण है अपना श्यानता। तो श्यानता आखिर किसे कहते हैं, तो द्रव का वह गुण जिसके कारण से प्रत्येक द्रव
अपनी विभिन्न परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्यानता कहते हैं। यह द्रवों के श्यानता उसके अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, श्यानता किसके कारण होता है? द्रवों में श्यानता उनके अणुओं के मध्य जो संसंजक बल लगता है उसके कारण से होता है। और क्या है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की जो श्यानता है वह कैसी हो जाती है? कम हो जाती है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ जाती है। तीसरा उदाहरण अपना है कि ठोसों में श्यानता नहीं होती है। ठोसों में क्या नहीं होती? श्यानता नहीं होती, क्योंकि उनकी जो विभिन्न परतें होती हैं वह कैसी अपेक्षित गति नहीं होती है। श्यानता का एसआई मात्रक, श्यानता का एसआई मात्रक या क्या है? वह है पॉइंट है। क्या? पॉइज है। श्यानता का एसआई मात्रक है पॉइज, जिसे एन यानी ईटा से दर्शाते, जैसे हम किससे? ईटा से दर्शाते हैं। जैसे कि हम वस्तु में तेज़ी से दौड़ सकते हैं परंतु जल में नहीं, क्योंकि जल की श्यानता वायु की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए हम नहीं दौड़ सकते। नेक्स्ट है कि यदि एक बर्तन में शहद तथा दूसरे बर्तन में पानी लेकर जोर से हिलाते हैं तो शहद जल्दी रुक जाती है, क्योंकि शहद की विभिन्न परतों के बीच अणु अपेक्षित गति का विरोध करते हैं, अर्थात शहद की जो श्यानता है वह पानी से अधिक होती है। शहद की जो श्यानता है वह पानी से अधिक होती है। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। तो यदि आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।